दोस्तों, अगर कहीं आपको ये महसूस होता हो या आपने कहीं ये सुना हो कि एक्सीडेंट तो हो चुका, अब इसके इन्वेस्टिगेशन या पोस्टमार्टम की ज़रूरत क्या है, एक्सीडेंट तो हो चुका है, जो होना था हो चुका, इतनी जल्दी क्या है इसके इन्वेस्टिगेशन की, एक्सीडेंट तो हो चुका, अब वहाँ से 2-4 लोगों को बुला के जो बातें पूछनी है वो पूछ के अपनी रिपोर्ट तैयार कर लें, वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है। अगर आपको ये लगता है कि एक एक्सीडेंट में कितने लोगों को कंबाइन किया जाएगा, कितने लोगों की टीम बनाई जाएगी एक्सीडेंट में इन्वेस्टिगेशन करने के, और अगर आपको ये लगता है कि ये यार छोटी सी चीज़ है, छोटे मोटे ढंग से इसको निपटा दें, तो डेफिनेटली आप गलत सोच रहे हैं और आपको इसे सुधारने की ज़रूरत है। आप अपने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के सिस्टम को सुधारिए। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इप्टा नॉलेज शेयरिंग। आइए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टूल की पार्ट 3 में आज हम जानते हैं कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में हमें कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और कौन इस इन्वेस्टिगेशन को करेंगे। अगर ये सारी बातें हम जानेंगे तो हमारी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चलेगी, सही दिशा में इसकी आगे बढ़ाएंगे हम इसे, और इससे जो हमें रिकमेंडेशंस और रिजल्ट निकल करके आएंगे वो डेफिनेटली इतने अच्छे होंगे, इतने इफेक्टिव होंगे कि हम अपने एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम को अच्छे ढंग से चला पाएंगे। दोस्तों, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हमें क्यों करना चाहिए, क्या कारण है कि हमें एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए? तो इसका सबसे पहला जवाब यह है कि हमें फैक्ट्स का पता चलना चाहिए। इसलिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव यह है कि फैक्ट फाइंडिंग होगी। और याद रखिए, इसमें फॉल्ट फाइंडिंग का कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेटर को एकदम न्यूट्रल माइंडसेट के साथ इन्वेस्टिगेशन करना होगा, ना कि किसी प्रीसेट माइंडसेट के साथ करना होगा। अगर वो प्रीसेट माइंडसेट के साथ एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो मैं श्योर हूं कि वो एक गलत दिशा में इन्वेस्टिगेशन को ले जाएंगे, और इसीलिए आपकी इन्वेस्टिगेशन की ऑब्जेक्टिव फैक्ट फाइंडिंग की होनी चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका यह होना चाहिए कि आप इसमें होने वाली गलतियों को पहचान करके प्रिवेंटिव एक्शंस को आप ऐसा प्लान करना चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट्स का रिकरेंस आप हमेशा के लिए रोक सकें। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंसिडेंस होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से आपका प्रिवेंशन प्लान शुरू भी होगा। तो इस अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए आपको एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो अगर कोई हमें ये पूछे कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहला जवाब तो हमारा होना चाहिए कि हम फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं। दूसरा जवाब हमारा ये होगा कि हम रिकरेंस को प्रिवेंट करना चाहते हैं, और तीसरा हम अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना चाहते हैं। तो भाई हमारे लिए ये है, ना कि भाई ये है कि हम बस लोगों को जिम्मेदार बनाने के लिए और लोगों को पहचानने के लिए कि लोगों ने क्या गलत किया है और अपनी साख बढ़ाने के लिए हम किसी एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दूसरा सवाल आता है, हमें एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कब करना चाहिए? माइनर इन्वेस्टिगेशन, माइनर एक्सीडेंट्स के केस में इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली होनी चाहिए, एकदम फौरन ये हो के खत्म कर देने, क्लोज कर देना चाहिए केस को, और करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन इमीडिएटली पहचान लिए जाने चाहिए और इसको एक दूसरे को सर्कुलेट कर देना चाहिए। मेजर एक्सीडेंट के केस में जब आप विक्टिम को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, पहुंचा देते हैं, या वहां पर से जितने भी डिसीज्ड हैं उनको आप बाहर निकाल के हटा लेते हैं, उसके तुरंत बाद इन्वेस्टिगेशन आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। और तीसरा, आपको एक्सीडेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप तुरंत न कर सके किन्हीं भी कारणों के द्वारा, किन्हीं भी कारणों की वजह से। बहुत बार मेरे दोस्त मुझसे ये पूछेंगे, जब हमारी साइट पे एक्सीडेंट हुआ, वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई, वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए, वहाँ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आ गई, हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करते? इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको मौका मिले तो आप तुरंत करें, नहीं मिले तो जैसे ही जितनी जल्दी हो सके इस एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन को आप अपनी तरफ से शुरू कर लें, ताकि आप एविडेंसेस अच्छी तरह से पा सके और कोई दूसरा उन एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ न कर सके। तीसरा यह है, हमें एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कहां करनी चाहिए। इस पर मैं समझता हूं मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे साथ एग्री करेंगे। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हमेशा एक्सीडेंट की साइट पर होना चाहिए, ना कि कहीं रिमोट से होना चाहिए, अनलेस कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो और मूवमेंट ना हो सकता हो। एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल साइट पर जाके होना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं।
एक फ़ायदा ये होता है कि आपको वहां पर इमीडिएटली एविडेंसेस मिल जाते हैं साइट पर ही। तो सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आप साइट पर इमीडिएटली एविडेंसेस को गैदर कर लेते हैं। और दूसरा ये होता है, दूसरी बात ये हो जाती है आपके लिए कि आपको रियल टाइम एविडेंस कलेक्ट करने का मौका मिलेगा। आप एक्सीडेंट को चाहेंगे तो रिकंस्ट्रक्ट कर सकेंगे, आप समझ सकेंगे कि यहां पर क्या गलती हुई है, और साथ साथ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इसकी वजह से फास्ट होगा और आपके रिकमेंडेशंस और आपकी रिपोर्ट भी उतनी ही तेजी से सामने आएगी। दोस्तों, मैं अपने पहली सीरीज से ये बात कहता आ रहा हूं, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टूल्स की पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लें। मैं आपको बार बार ये कहता आ रहा हूं, फर्स्ट एड केस से लेकर के हर तरह के केस की इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस होनी चाहिए। इसलिए कोई भी केस हो, एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव और फर्स्ट लाइन मैनेजर जो भी हैं, वो किसी तरह के भी एक्सीडेंट का पहला इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे। अगर एक्सीडेंट का नेचर बहुत बड़ा है तो इसमें मैनेजमेंट भी शामिल होगा, और एचएससी के रिप्रेजेंटेटिव, एचएससी के मैनेजर जो होते हैं वो एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन के हमेशा पार्ट होंगे, लेकिन कभी कभी किन्हीं केसेस में वो इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली भी एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ताकि वो अपनी राय कायम कर सकें, वो समझ सकें इस बात को कि इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में गई थी या ये डिरेल हो गई थी। तो उनको साथ साथ करने का, टीम के साथ भी करने का हक है, और इंडिविजुअल एक्सीडेंट को भी इन्वेस्टिगेट करने का हक है। लेकिन माइनर से लेकर मेजर तक हर एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उसमें एक टीम बनाई जानी चाहिए। कोई इंडिविजुअली अकेला सुपरवाइजर, अकेला लाइन मैनेजर, अकेला लाइन इंजीनियर, अकेला मैनेजमेंट का कोई बंदा इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। ये एक टीम वर्क होगा, और इस टीम वर्क से ही सजेशंस एंड रिकमेंडेशन सामने आएंगे। एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन को कैसे करें? तो आप जब कभी भी किसी एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन को करने जाएं, तो सबसे पहले फ्लो चार्ट उस वर्क के आप अपने पास बनाएं। आप पूछें लोगों से कि क्या क्या काम इसमें होता था, क्या चेन ऑफ एक्शंस थे, कैसे काम किया जाता था, उसकी पूरी फ्लो चार्ट आप बना लें। उसमें रिस्पॉन्सिबल लोगों के नाम लिखें, उसमें रिस्पॉन्सिबल लोगों को देखें, सुपरवाइजर को देखें, उनकी कंपिटेंसी को, सब कुछ देख लें। साथ ही साथ मशीन के बारे में जानें, इन्वायरमेंट के बारे में जानें, प्रोसीजर्स के बारे में जानें, पीपीईज के बारे में जानें, आदमी के स्किल्स के बारे में जानें। ये सब कुछ, इवन जिसको इंजरी हुई है उसके बारे में पूरा डिटेल जानें, और उसके एक्सपीरियंस से लेकर के, एज से लेकर के डेमोग्राफी तक को समझने की कोशिश करें, और सब चीज़ों का डिटेल बनाएं। इन सबको जानने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि प्रोसेस किस नेचर का था, बड़ा था, छोटा था, या किस तरह का प्रोसेस था, और आपको किस मेथोडोलॉजी को यूज करना होगा। आप देखिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन पार्ट 2 को, तो आप उसमें पता करेंगे कि कौन से टूल्स को आपको यूज करना चाहिए, और ये सारे टूल्स आने वाली सीरीज में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और साथ साथ आप ये भी करें कि अपने रिजल्ट्स को जब डिराइव करें, डेविएशंस को पहचानते हुए, कहां डेविएशन हो गया, कहां गलती की गई, कौन सी गलती किस तरह से रोकी जा सकती थी, इन चीज़ों को जानते हुए आप अपने नतीजों पर पहुंचें, और अपने नतीजों पर बेस करके अपने कंट्रोल्स की हायरार्की को ध्यान में रखते हुए, अपने कंट्रोल की हायरार्की को ध्यान में रखते हुए रिकमेंडेशंस दें। इस मामले में मैं आपको एक बात बहुत इंसिस्ट करके समझाना चाहता हूं कि अगर आप कोई डेविएशन पाते हैं, तो आप सबसे पहले उस पर ध्यान दें, क्या इस डेविएशन को एलिमिनेट किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता था तो क्या इसे रिड्यूस किया जा सकता था? क्या इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाए जा सकते थे? तो आप इस हायरार्की में आकर के मैनेजमेंट कंट्रोल करते, पीपीईज लगाते। हमेशा क्या होता है, जब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है, लोग बताते हैं पीपीईज का यूज नहीं हुआ, मतलब आप सीधे सीधे हायरार्की के बॉटम में पहुंच जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम के टॉप से चल करके बॉटम तक पहुंचिए और देखिए कौन कौन से डेविएशंस हुए। क्या एलिमिनेशन किया जा सकता था और नहीं किया गया? क्या आइसोलेशन किया जा सकता था? क्या रिडक्शन किया जा सकता था? क्या इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाए जा सकते थे? तो अगर आप ये जानना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी मेथोडोलॉजी बैरियर एनालिसिस पे होनी चाहिए, वाई पे होनी चाहिए, किस पर होनी चाहिए। आगे की सीरीज में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको इन मेथोडोलॉजीज को आइडेंटिफाई करना यहीं पर समझ में आना चाहिए, और यहीं पर आपको फिक्स करना होगा कि आप किस मेथोडोलॉजी का यूज करेंगे। दोस्तों, इसके बाद वाली सीरीज में जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम एक एक मेथोडोलॉजी को डिटेल में सीखना शुरू करेंगे।
हमारी पहली मेथडोलॉजी वाई वाई एनालिसिस से शुरू होगी और मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ कि वाई वाई एनालिसिस कैसे करें, वाई वाई एनालिसिस से कैसे नतीजों पर पहुंचें। लेकिन आप एक बात को याद रखें, एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन में आपको 3 तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। इमीडिएट कॉज मिलेगा, इंटरमीडिएट कॉज मिलेगा और रूट कॉज मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे दोस्त इमीडिएट कॉज और इंटरमीडिएट कॉज को रूट कॉज के साथ मिक्सअप कर देते हैं, या कभी कभी वो रूट कॉज में ऐसे रूट लिखते हैं जिनसे उनकी अपनी जान ही फंस जा सकती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अपने रिपोर्ट्स को देखिएगा, कहीं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन आपने किया हो, आप उस रिपोर्ट को खोल के देखिएगा, रूट कॉज में आप क्या लिखते हैं? लैक ऑफ सुपरविजन, लैक ऑफ ट्रेनिंग, और बात उलट के आप तक आ जाती है, मामला उलट के आप तक आता है, क्योंकि सुपरविजन की स्किल को चेक करना आपका काम था और ट्रेनिंग्स की मैट्रिक्स सेट करना, ट्रेनिंग्स की नीड सेट करना, ट्रेनिंग्स की इफेक्टिवनेस को जानना आपका काम था। तो अगर आपके रूट में यह है कि आपने दोनों ही गलती वो की है जो आपको करनी थी, तो आप समझिए आप किस डायरेक्शन में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को लेकर जाते हैं। अगर आपने मेरी बातें ध्यान से समझी हो तो आपको अगले सीरीज में जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि एक्चुअली एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को कैसे डायरेक्ट करें और कैसे इससे सही नतीजों पर पहुंचने की कोशिश करें। मेरी पिछली सीरीज को भी देख लीजिए इसके साथ कंजंक्शन में, ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। और अगली सीरीज हम बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे जिसमें टूल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो किसी न किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने प्रोफेशनल दोस्त के साथ इसे शेयर करें। अगर आपको ये सब बातें अच्छी लगती हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के बीच में इसे फैलाएं, ताकि ये एक लोगों के बीच में एक ऐसी चीज़ बन जाए जिससे हर आदमी फ़ायदा उठा सके और ये किसी एक का ज़ाती नॉलेज न रह जाए। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।